हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। तो पहला एक कारण तो ये है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी किसी शौक के लिए कैसे बचें। यहाँ पर हम एक थोड़ा बिजनेस से बड़ा हो और जो हमारे कंपनीज एक्ट में लिस्टेड हो, हम उन बिजनेस की बात करें। हम यहाँ पर हर तरह से उस बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो हमारा लीगली हो, ठीक है ना, लीगली रजिस्टर्ड है। तो जब ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी दुकान के लिए अपना पैसा जो फंड रेज करेंगे और फिर हम उसको लेकर के भाग जाएं, ऐसे नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर कुछ जितनी भी बात हम करेंगे वो सब लीगल बाउंडेशन के अंदर होगी। ठीक। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड की जरूरत होती है तो हमें वो क्यों जरूरत होती है। पहला एक कारण तो ये है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने से मतलब है कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है या आपका टाटा है या आपका मान लीजिए बिरला ग्रुप है या आपकी और भी कोई कंपनी है, विप्रो ग्रुप वगैरह। तो ये क्या होता है कि अगर इनको कोई अपना नया स्टार्टअप करना है, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है, कोई या नई यूनिट खोलनी है, तो इनको फंड की जरूरत पड़ती है। इनको फंड की जरूरत पड़ती है। तब ये लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड जो फाइनेंस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि फाइनेंस एक्सपेंशन टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना हो। जैसे अब आपने जो आपका जो प्रोडक्ट इस समय मैन्युफैक्चर हो रहा है, अभी उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी थी, अभी उसकी लिमिटेड क्वांटिटी, अब आपको अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और आगे तक जाए, आपके जो प्रोडक्ट की रिचनेस है वो आपके और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचे। तो आप ये चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है और आपका प्रोडक्ट अभी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो नई मशीनरी लगानी है, आपको नए लोग हायर करने हैं, आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगाना है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टू डेवलप एंड मार्केट न्यू प्रोडक्ट, अगर आपको नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए भी आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जैसे अभी कोई कंपनी रिसर्च कर रही है कि उसको जो जितनी भी मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें से हम कोई एक ऐसा नया प्रोडक्ट डेवलप करें जो इन सबसे अलग हटके हो। तो उसको क्या है, पहले एक तो पहले बात रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के अलावा उसमें रिसर्च टीम को उसमें जो पेमेंट है रिसर्च में वो खर्चा लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जब वो प्रोडक्ट बनाना होगा तब वो खर्चा लगेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग में। तो ये सारे उसके एक्सपेंसेस होंगे। तो जब उसको मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाना होता है तब भी उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टू एंटर न्यू मार्केट, अगर आपको नए मार्केट में एंटर करना है, मान लीजिए कि अभी आपका मार्केट कानपुर में है, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड योर योर एग्जिस्टेंस इन योर इन कानपुर नाउ, बट नाउ यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस इन अनदर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक एज लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, आगरा। अभी तक जो आपका कानपुर में बिजनेस था, अब आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में। अब आप वहाँ पर भी एंटर करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट का जो है मार्केट है वो और दूसरी जगहों पर भी जाए। तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टू पे फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, इसके अलावा जो आपको पर डे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो बिजनेस में आपके लगते रहते हैं ढेर तरह के, कभी ऑफिस का एक्सपेंसेस का है, कभी आपको सैलरी वाले हैं, या कभी आपको मैनेज रॉ मटेरियल की, या कभी अचानक से कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ जाती हैं जिनको जिसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जिसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो फाइनेंस आप कितने तरीके से ले सकते हैं। फाइनेंस आपके जो उसके सोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस और एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो होता है जो आपको विद इन द ईयर के लिए, मोस्टली वो सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो विद इन द ईयर के लिए होते हैं, जो एक साल के अंदर आपको पे करने होते हैं, वो सारे जो सोर्सेज होते हैं वो कहलाते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक।
अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होते हैं? जनरली वो फाइनेंस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो मोर देन 1 ईयर होते हैं। जनरली वो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो मोर देन 1 ईयर होते हैं वो कहलाते हैं आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मीन्स अब अगर यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है ना, मतलब कि हमें इसमें 1 साल से ज़्यादा के लिए जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब इसके जो पर्पस हैं वो क्या होते हैं? इसके जो है पर्पस होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमने पीछे रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसिंग बताई है लगभग उसी से है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं वो देख लीजिए। फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंस फिक्स्ड एसेट टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपका पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं और उसमें डेली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपके फाइनेंस फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जैसे आपकी मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो, और प्रोडक्शन के वगैरह हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, प्लांट वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, इन सब के मेंटेनेंस के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ती है। इन सब के मेंटेनेंस के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंस जो आपको होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनके परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग ऑफ कैपिटल का है, उनके परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है, तो हमें उसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। नाउ टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसको एक्सपेंड करने के लिए आप हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अभी हमारी कोई एक कंपनी है, मान लीजिए है सुपर हाउस ग्रुप, एक सुपर हाउस ग्रुप है जो अभी केवल कहाँ यूके और कनाडा में मान लीजिए अभी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अभी वो केवल 2 ही 3 कंट्री हैं जहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसका टारगेट क्या है कि वो यूएसए और जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। तो जब वहाँ एक्सपोर्ट करना होगा तब उसको फंड की जरूरत की पड़ सकती है। तो उसका ये भी होता है कि जब आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए या एक्सपेंड करना हो तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। ठीक, अब जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसके लिए क्या क्या फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, जो उसमें फैक्टर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, मतलब कि उसकी कौन से ऐसे नेचर होते हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बिजनेस करने का मतलब है आप प्रोडक्शन मतलब कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ और तरह का बिजनेस है, या इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका नेचर ऑफ बिजनेस होता है कि आपको किस तरह का बिजनेस है और उसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किस तरह से पड़नी है। ठीक, सेकेंड, नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरह का है, वो किस तरह का गुड्स है, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा है टेक्नोलॉजी यूज, आप कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको नई टेक्नोलॉजी आई है एडवांस और आपके पास उस समय फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। आप जो है फंड रेज कर सकते हैं जब आपको अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना हो या न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना हो या आप एनहेंसमेंट चाहते हो अपने किसी भी टेक्नोलॉजी में, तब भी आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये तो हो गए कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। अब हमें लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आपका मेन टॉपिक चालू होता है। यहाँ से आपका मेन टॉपिक चालू होता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए शेयर्स, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है दैट इज शेयर्स। अब ये शेयर्स में भी हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पहले कुछ बता चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहाँ इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनमें क्या क्या राइट्स होते हैं। और पहले एक बार ये सब पढ़ लें, फिर इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे,
क्योंकि अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर आपको इसमें इसके बहुत से डीप स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें ये सब जरूरत होगी। अब मैं अभी बताऊंगा, जब हम ये चैप्टर कवर करेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ठीक। अब देखिए, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं वो कौन कौन से हैं? आप शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, डिफर्ड क्रेडिट ले सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कर सकते हैं और टर्म लोन्स ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे टर्म लोन्स में, तो टर्म लोन्स में भी कई तरह के, अब जो ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दिए हुए हैं, दैट इज डिबेंचर, शेयर, डिफर्ड क्रेडिट, रिटेन्ड एंड टर्म लोन्स, इनके अंदर भी कई तरह के होते हैं कि किस तरह से आप इशू करना चाहते हैं। तो हम एक एक उसको कवर करेंगे कि हम उसमें कैसे उसमें सोर्स को हम फाइनेंस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब अगर आप देखें तो होता है, जैसे हम कहते हैं कि यार चलो आज तुम टिफिन लाए हो, चलो हम लोग भी शेयर कर लेते हैं। मैं ये लाया हूँ और ये तुम ये लाए हो, चलो हम एक दूसरे का शेयर कर लेते हैं। मतलब कि आप आपस में हिस्सेदारी कर रहे हैं, आप आपस में हिस्सेदारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने अपना थोड़ा उसको दिया और उसने थोड़ा आपको दिया। ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर जब हम कंपनी की बात करते हैं तो शेयर का मतलब होता है कंपनी की ऑनरशिप। कंपनी का ऑनर, जब आप जैसे टिफिन का आपका लंच देते हैं ना, तो वो अब आप खाते हैं फिर आपका वो खा लेता है, ऐसा ही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी को हम, जो उसका स्टॉक कैपिटल होता है, कंपनी में क्या होता है? कैपिटल होता है। तो कंपनी की कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। कंपनी के कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको बोलते हैं हम शेयर। जो उसका हर एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड शेयर। कैसे? इसका एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि उसने 5 लाख शेयर इशू किए हैं, 5 लाख शेयर इशू किए हैं और हर एक शेयर की एक कीमत है। मान लीजिए उसकी कीमत है 10 रुपए। ठीक है ना। तो कितना हो गया? 50 लाख हो गया। अब देखिए उसकी वैल्यू 50 लाख है। तो मतलब कि कंपनी की जो कैपिटल की 50 लाख की वैल्यू है, जो कंपनी के कैपिटल की 50 लाख की वैल्यू है, उसने उसको 5 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उसने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जिसकी वो एक पर्टिकुलर कीमत रख देगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट की कीमत मान लीजिए उसकी 100 रुपए है। तो वो कहलाएगा 100 रुपए का एक शेयर। 100 रुपए का एक शेयर। ठीक है ना। आप देखिएगा अगर कभी आप शेयर अगर पढ़ रहे हैं तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सब लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट होता है, सेंसेक्स होता है, ये सब होता है। लेकिन कभी भी आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आजकल क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता। कोई भी जो टीचर होता है जो आजकल पढ़ाता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चे जो कंपटीशन लेवल पर है वहां पर जाकर के फेल होते हैं, या आगे जब आप पूछा जाता है तो इंटरव्यू वगैरह में फिर प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी देखिए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हम पूछते हैं शेयर क्या है, तो सब लोग ये कंपनी शेयर इशू करती है फंड रेज करने के लिए, ये है बोलो। लेकिन अब अगर हम उसमें डीप थोड़ा जाएं तो जो कंपनी की कैपिटल होती है उसके स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी जब एक चालू की जाती है तो उसमें क्या होती है? एक कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। उसकी कैपिटल का मतलब पूंजी। अब मान लीजिए कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और उसमें से मैंने कुछ पूंजी लगाई है, अब मुझको फंड रेज करना है। मान लीजिए मुझे 50 लाख की जरूरत है, तो मेरी जो 50 लाख की कैपिटल, 50 लाख की जो पूंजी है, मैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक। और वो मैं दे दूंगा कि जो भी हमारे पास इस इतने शेयर खरीदे उसको मुझे इतना पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब कि अब मैंने उतने यूनिट्स की ऑनरशिप किसी और को दे दी। तो इसी वजह से इनके कुछ राइट्स भी होते हैं, इनके कुछ राइट्स भी होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ए कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो आपको इसकी शेयर की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। नाउ इशू ऑफ द शेयर इज द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो शेयर हम इशू करते हैं वो किसी भी कंपनी के लिए सबसे मेन सोर्स होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए।
लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए किसी भी कंपनी के लिए शेयर इशू करना सबसे मेन सोर्स है। पहली बात तो समझिए। दूसरा, शेयर्स आर इश्यूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज टू द पब्लिक। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनके द्वारा इशू किया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जो कि आपकी कंपनी एक्ट में कंपनी, मतलब कि ऐसा नहीं कोई भी आकर के इशू कर देगा, ठीक है ना। तो जॉइंट स्टॉक जो कंपनीज होती हैं वही आपकी शेयर्स को इशू करती हैं। और किसके लिए इशू करती हैं? आपको पब्लिक के लिए। एक पब्लिक के लिए इशू करती हैं। पब्लिक जैसे हम लोग हैं, अब जब वो पब्लिक में इशू करती हैं तो उसका मतलब कोई भी उसके शेयर्स को खरीद सकता है। कोई भी उसके शेयर्स को खरीद सकता है। A person holding shares is called a shareholder। अब जो भी पर्सन उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करेगा, जो भी पर्सन उस कंपनी के शेयर को परचेज करेगा वो कहलाएगा शेयर होल्डर। ठीक। इन्वेस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट हैबिट्स एंड टेम्परामेंट्स। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखिए। यहाँ पर ये जो चीज लिखी है ये थोड़ा आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इन्वेस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट हैबिट्स एंड टेम्परामेंट। जैसे अब कोई कंपनी ने शेयर इशू किया, आपने भी उसमें उसके शेयर परचेज किए और मैंने भी परचेज किए। ठीक। जब हम परचेज करते हैं तो हम दोनों की हैबिट और टेम्परामेंट्स अलग होते हैं। हैबिट्स और टेम्परामेंट अलग होते हैं। मैंने मान लीजिए कि इन्वेस्ट किया किसी और पर्पज के लिए, आपने इन्वेस्ट किया किसी और पर्पज के लिए। अगर कंपनी का अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है। अब यहाँ पर अप एंड डाउन से मतलब है कि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है या आप सोच लीजिए लॉस अर्न करती है। कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, लॉस नहीं करती है। तो अब जैसे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो हो सकता है कि मैं सोचूं कि यार हो सकता है अब इसके ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं जल्दी से जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट है निकाल लूँ। एक ही हो गया। यहीं पर आप ये भी सोच सकते हैं कि अभी मैं इसमें और पड़ा रहने देता हूँ और हो सकता है प्रॉफिट और बढ़ जाए। ये टेम्परामेंट की बात होती है कि आप उसमें किस तरह से और कितना इन्वेस्ट करते हैं, कब तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यहीं पर लॉस की बात है। जब लॉस होता है तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं ज़्यादा लॉस होने चले जाए तो जल्दी से निकाल लो, जितना भागते भूख की लंगोटी काफी, जितना मिल जाए उतना बहुत है। ठीक। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं। अब हम यहाँ पर केवल शेयर की बात करें तो शेयर, इन्वेस्टर हर वो पर्सन होता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है किसी भी फॉर्म में। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है किसी भी फॉर्म में। आइदर वो डिवेंचर होल्डर हो या शेयर होल्डर हो या बॉन्ड होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या कोई भी हो। ठीक है ना। तो वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके इन्वेस्टर्स। तो हर इन्वेस्टर्स की हैबिट अलग होती है और उसका टेम्परामेंट अलग होता है। बात करें अब हमारे पास इक्विटी शेयर क्या होते हैं, अब प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर से। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। याद रखिए, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इनके पास, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है किस मामले में? डिविडेंड पेमेंट के मामले में। जो डिविडेंड पेमेंट के मामले में होता है उनको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर मैं एक इक्विटी शेयर होल्डर हूँ या आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे। कंपनी चाहेगी तो आपको डिविडेंड देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। उसमें आपके पास ये राइट नहीं है। आप कंपनी से ये नहीं कह सकते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ है और मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप मुझे डिविडेंड पे कीजिए। आपके पास ये राइट नहीं। दूसरा एक और, आपके पास रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी ऑप्शन नहीं है। आपके पास रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी राइट नहीं है जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो जो सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर होल्डर में होता है, शेयर्स में होता है। सबसे रिस्की शेयर किसमें होता है? एक चीज मान लीजिएगा, सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है शेयर होल्डर। अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे जितने भी
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विटी शेयर क्यों सबसे ज़्यादा रिस्की। इसमें आपको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है डिविडेंड पेमेंट के मामले में, और अगर कभी कंपनी को कुछ भी होता है, अगर कंपनी को कुछ भी होता है, कंपनी वाउंड अप हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास कैपिटल रिपेमेंट का भी राइट नहीं है। कैपिटल रिपेमेंट का भी राइट नहीं है, मतलब कि अगर कंपनी कभी इंसॉल्वेंस हो गई या वाउंड अप हो गई, तो जो उसकी कैपिटल होगी उसको जो रिपेमेंट किया जाएगा उसमें भी आपका राइट नहीं। पहले किसी और को, पहले किसी और को, इस तरह से जब बांट दीजिएगा, जब थोड़ा बहुत जो बचेगा तब हो सकता है, अगर बचेगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो वो भी जरूरी नहीं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसी के साथ नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको कोई भी फिक्स्ड रेट का डिविडेंड नहीं दिया जाता, उनको कोई भी फिक्स्ड रेट का डिविडेंड नहीं दिया जाता। मीन्स कि जो उनको डिविडेंड मिलेगा वो सीधा कंपनी के ऊपर, ये जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि इसको देना है किसको नहीं देना। जरूरी नहीं कि सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे, जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं कि सभी को बराबर दे, उनको कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं। ठीक। इसके अलावा राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ, ये चीज है, ये चीज जरूर आपको ध्यान देनी है। क्या इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होते हैं, मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है उसमें उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, उसमें उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है ना। क्या कि अगर कंपनी कभी कोई भी डिसीजन लेती है तो उसमें वोटिंग होती है, कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो उसमें उसके पास वोटिंग का राइट होता है, तब वो उसमें वोट करता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी में ऐसे ही कुछ इन्वेस्टर्स हैं, अगर किसी कंपनी की किसी भी डिसीजन से उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके अगेंस्ट उसको वोट कर सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट उसको वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास इस चीज़ का राइट होता है कि कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है। जिस भी शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा ना तो उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, तो वो चाहे तो उसका अपोज कर सकते हैं या चाहे तो उसके फेवर में वोटिंग कर सकते हैं। अब देखिए नीचे लिखा कैरी मोर रिस्क। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। कैरी मोर रिस्क का मतलब कि इनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। अब देखिए, तो ये तो हो गया हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में। अब हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और ये कैसे बेटर होते हैं इक्विटी शेयर से, या उसके अगेंस्ट होते हैं, देख लीजिए। Preference shares are the shares which carry preferential rights over the equity share. प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो इक्विटी शेयर से पहले ओवर राइट, मतलब कि उनसे ज्यादा उनके पास राइट होते हैं, उनके ऊपर उनको तरजीह दी जाती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उसके ऊपर रखा जाता है, किसको, प्रेफरेंशियल शेयर को। प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी शेयर्स के ऊपर रखा जाता है। कैसे? दीज राइट्स, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। रिसीविंग डिविडेंड्स एट ए फिक्स्ड रेट, वो एक फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड को रिसीव करते हैं। अब देखिए इक्विटी शेयर में क्या था कि उनको कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती है, जिसको जितना चाहे उतना देगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके पास इस बात का राइट है कि उनको एक फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड मिलेगा, उनको एक फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, गेटिंग बैक द कैपिटल इन केस ऑफ द कंपनी इज बाउंड अप। अब अगर कंपनी कभी बंद हो जाती है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या कंपनी में कुछ भी हो जाता है, ठीक, तो उसके जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, अब मान लीजिए कि कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई, ये कंपनी बंद हो गई, मान लीजिए कि कंपनी बंद हो गई किसी कारणवश। अब क्या है कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा तो डूब रहा है, कंपनी बंद हो गई, घाटे में चली गई, पूरा बंद हो गई। तो जब वो पैसा, अब जितने भी उसके होल्डर होते हैं, तो जब उस कंपनी की कैपिटल का सेलिंग होगी, मतलब कि उस कंपनी की कैपिटल को बांटा जाएगा। जैसे जो कंपनी बंद हो गई, अब उसके पास मान लीजिए 5 करोड़ की जो पूंजी बची है, तब उसको सभी को बांटना है।
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले कहा जाएगा कि भाई आपका इतना शेयर से आप इतना ले लीजिए, आप इतना ले लीजिए। प्रेफरेंस शेयर अभी इक्विटी शेयर्स को नहीं दिया जाएगा कुछ भी यहाँ पर, ये मान के चलिए। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं, मतलब कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले बुलाया जाएगा और उनका शेयर पहले दिया जाएगा, ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स को बाद में जब बचे हुए तब देखा जाएगा। इक्विटी शेयर में क्या था कि अगर जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बच जाएगा, मान लीजिए कि आपके जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं 5 करोड़ का जो आपका कैपिटल बचा था आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बांट दिया। अब उसके पास अगर आपको 10-50 लाख जो भी बचा है तब अगर आप चाहें तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस पर भी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको ये नहीं होता है कि वो उस पर अपना राइट्स वो करें, ठीक। तो ये तो हो गया आपका राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके अलावा भी कुछ राइट होते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स आर सेफ। जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो उसमें सेफ होता है, उसमें सेफ होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन दी शेयर सेफ एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आल्सो गेट डिविडेंड रेगुलरली। अब देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर था उसमें क्या था, उसको जो डिविडेंड मिलना था वो जरूरी नहीं था कि मिले, ये भी जरूरी नहीं था कि उसको फिक्स रेट पर मिले, ये भी जरूरी नहीं था कि उसको कितना मिले। लेकिन अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको रेगुलर डिविडेंड मिलेगा, एक फिक्स रेट पर मिलेगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे पहले मिलेगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो आपके सेफ होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स आर सेफ। अगर आप प्रेफरेंस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये होता है कि वो सेफ हैं। इसी वजह से जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। किसकी तुलना में, इक्विटी शेयर्स के कंपेरिजन में। इक्विटी शेयर्स के कंपेरिजन में जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक। अब देखिए जो आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जो आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। और ये आपके जो ये टाइप बता रहा हूँ ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा तो आपके इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। पहला टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। पहला टाइप है आइदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा। दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा। तीसरा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होगा या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होगा। फिर द लास्ट वन इज आइदर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा। ये 4 तरह के आपके प्रेफरेंस शेयर हैं। इनमें से हम एक एक के बारे में जानते हैं कि इसमें से कौन सा क्या कैसा होता है। पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। The holder of cumulative preference share are entitled to recover the arrears of preference dividend before any dividend is paid on equity shares। याद रखिए arrears जानते हैं क्या होता है। एरियर ये होते हैं कि अगर किसी भी प्रेफरेंस शेयर का कोई भी बकाया डिविडेंड है, अगर किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई भी बकाया डिविडेंड है तो वो पहले पे किया जाएगा पहले जो प्रेफरेंस शेयर है उनका बकाया जो डिविडेंड है वो पे किया जाएगा। तो जो इस तरह के प्रेफरेंस होते हैं उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर याद है, एक ये मतलब होता है जो आपका बकाया होता है वो आपका मिलेगा, वो अपना एंटाइटल्ड टू रिकवर, वो उसके जो शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें लिखा होता है एंटाइटल्ड, वो इस बात के लिए एंटाइटल्ड होते हैं कि अगर आपको डिविडेंड मिलना है तो जो इक्विटी शेयर हैं उनको उनसे पहले पे किया जाए। अगर कोई बकाया भी है पिछला रह गया है तो भी वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही आपको दिया जाएगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। फिर इसके अलावा जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, areas of the dividend do not accumulate and hence if dividend is to be paid on equity shareholders in any year, याद रखिएगा
Dividend at the fixed rate for only 1 year will have to be paid to the preference shareholders before equity dividend is paid. अब एरियर्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि 4-5 साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5 साल का डिविडेंड पे करना है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको 5 साल का डिविडेंड पे करना है। तो जब 5 साल का हम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर का पे करेंगे तो हमें अब यहाँ पर ये चेक करना है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका 5 साल का डिविडेंड बाकी तो नहीं है। अगर बाकी है किसी भी प्रेफरेंस शेयर का 5 साल का अगर डिविडेंड बाकी है तो उसको 5 साल का डिविडेंड उसको क्यूमुलेटिव मतलब कि ऐड कर पूरा 5 साल का उसको पूरा पे किया जाएगा जो भी होगा, ठीक। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें केवल उसको 1 साल का कौन सा, जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करते हैं जिस ईयर में उसके केवल 1 साल पहले का, उसके केवल 1 साल पहले का हम उसको डिविडेंड पे करेंगे। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो जो इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद अब हमारे आते हैं, हाँ एक चीज और इसमें एक नोट है, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर शुड बी कंसीडर्ड टू बी क्यूमुलेटिव। जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसकी एक चीज और होती है, जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, जब आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर में ये नहीं लिखा है कि वो नॉन क्यूमुलेटिव है, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर में ये नहीं लिखा है कि वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो तब तक उसको क्यूमुलेटिव ही माना जाएगा। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर में ये नोटिस ये लिखा नहीं है कि वो आपका नॉन क्यूमुलेटिव है तो वो क्यूमुलेटिव ही माना जाएगा। अगर उसमें स्पेसिफाइड है, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर में स्पेसिफाइड है कि वो नॉन क्यूमुलेटिव है तभी होगा, अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या है जितना भी बकाया एरिया से आप उसके लिए कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? रिडीमेबल शेयर वो होते हैं जो कंपनी के लाइफ टाइम के पहले, हालांकि विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कभी भी रिडीम किए जा सकते हैं, कभी भी रिडीम किए जा सकते हैं। कैसे समझिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर हुज अमाउंट can be returned by the company to their holder within the lifetime of the company subject to the terms of the issue and the fulfillment of certain legal conditions laid down in section 80 of the company act। जो आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो विद इन द लाइफ ऑफ कंपनी कभी भी रिडीम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, आप उनको फुलफिल कर रहे हो। टर्म्स एंड कंडीशन जो है क्या है, जो सेक्शन 80 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट में लिखा है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 80 आपके उसमें बताता है कि आपके पास अगर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो आप कब उसको रिडीम कर सकते हैं और कब उसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, आप वो उनको फिलफिल कीजिए और अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लीजिए। मतलब कि मान लीजिए अभी आपने इन्वेस्ट किया है, अभी आपने इन्वेस्ट किया है, आज है डेट 19 जुलाई 2021, आपने इसमें इन्वेस्ट किया। अब आपने इसमें इन्वेस्ट किया, मान लिया आप चाहते हैं कि कुछ दिनों के 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने जो इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाती है तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 80 में लिस्टेड है, ठीक। तो इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर विद इन द लाइफ ऑफ कंपनी कभी भी रिडीम किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं रिडीमेबल शेयर। और इररिडीमेबल शेयर क्या होते हैं? इररिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो केवल तभी वापस होंगे जब कंपनी वाउंड अप होगी, मतलब कि जब कंपनी बंद होगी। द अमाउंट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिटर्न ओनली व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप।
जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसका अमाउंट कभी तभी वापस किया जा सकता है जबकि कंपनी वाउंड अप हो रही है। याद रखिए, रिडीमेबल में कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर अंदर कभी भी आप उनको रिडीम कर सकते हैं, लेकिन जो इरिडीमेबल होते हैं वो केवल तभी आप उनको रिडीम कर पाएंगे जबकि कंपनी वाउंड अप हो रही है। वाउंड अप का मतलब कंपनी बंद हो रही है। ठीक। द नेक्स्ट पार्ट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग एंड सर नॉन पार्टिसिपेटिंग। हाँ जी। सर सर लेकिन अब तो इरिडेमेबल में ऐसी कंडीशन है ना कि वो 20 ईयर्स से ज़्यादा तक के लिए नहीं इशू किए जा सकते हैं, मैक्सिमम हाँ तो 20 ईयर्स। हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी की लाइफ होती है ना, जैसे अभी जो लाइफ टाइम मानते हैं तो हम 25 ईयर्स का मान के चलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम मानते हैं कि लाइफ टाइम के लिए, तो लाइफ टाइम मतलब उसमें एक टाइम डिसाइड कर दिया गया है, टाइम डिसाइड कर दिया गया है, दैट इज 25 ईयर्स। तो ऐसे ही जो जो एलिजिबल शेयर से प्रेफरेंस शेयर हैं उनको उसके लिए 20 शेयर, मतलब कि ये मान के चलते हैं कि वो 20 ईयर्स उनका लाइफ टाइम है। ठीक है। जो 20 ईयर्स आप बता रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं दैट इज लाइफ ऑफ द कंपनी। जैसे हमारे पास लाइफ टाइम की जो गारंटी मिलती है वो आपको 25 ईयर्स। कुछ फील्ड में ऐसा भी है, जैसे आपका जो कंस्ट्रक्शन है, जो रियल एस्टेट की कंपनी है, तो जो आप जैसे खरीदते हैं परचेज करते हैं, क्या होता है उसमें ये होता है कि जो आपका मकान खरीदते, जैसे फ्लैट आपने खरीदा है तो वहां खरीदने का मतलब है आप उसको लीज पर ले रहे हैं। 20 लाख 25 लाख आप जो पैसे देते हैं ना तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो दैट इज फॉर 99 ईयर्स। 99 ईयर्स के लिए होता है। तो ऐसे ही इस रिडीमेबल में क्या होता है कि वो आपको 20 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट, convertible and non-convert, participating and non-participating. Participating preference shares are entitled not only to fixed rate of dividend but also to shares in surplus profit. अब यहाँ पर surplus profit, surplus profit क्या होता है? Sorry, सरप्लस प्रॉफिट वो होता है कि जब आपके पास, जब कभी कंपनी ज्यादा अर्न कर लेती है तो जो प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट बचता है तो उसको या तो कंपनी रिटेन कर ले, या तो कंपनी रिटेन कर ले, या तो एज ए डिविडेंड वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उसमें बांटें, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक। तो पार्टिसिपेटिंग क्या होगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड नॉट ओनली टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, नॉट ओनली टू फिक्स्ड रेट, जो फिक्स्ड रेट है उसके अलावा, जो फिक्स्ड रेट डिविडेंड है उसके अलावा जो सरप्लस होता है, इन सरप्लस प्रॉफिट which remains after dividend has been paid at a certain rate to equity shareholder। मान लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट हुआ, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट पर डिविडेंड पे कर दिया। ठीक। इसके बाद आपके पास जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी आपने पे कर दिया। ठीक। लेकिन इसके बाद भी आपके पास जो सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है, आपके पास इसके बाद भी जो सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, आप फिर उसको बांट सकते हैं। बांट सकते हैं किस तरह से? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में और इक्विटी शेयर होल्डर में। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को बांट सकते हैं किस तरह से? एक रेशियो दोनों के बीच में डिसाइड किया जाता है, दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि हम जो है एक रेशियो उसमें डिवाइड कर लें। ठीक है ना। तो जो इस तरह के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, वो कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसको एक बार फिर से समझिएगा। Participating preference shares are entitled not only to fixed rate of dividend but also to a share in a surplus profit which remain after dividend has been paid at a certain rate to equity shareholder. The surplus profit are distributed in a certain agreed ratio between the participating preference shareholder and equity shareholder। ठीक है ना। तो जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है, जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
उनके बीच में एक एग्रीड रेशियो होता है कि आप इतना पार्ट आप रख लीजिए, इतना पार्ट हम रख लीजिए। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनके बीच में एक एग्रीड रेशियो होता है, उसमें जो है हम उसको डिवाइड करके दे देते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर होते हैं वो इसके लिए भी एंटाइटल्ड होते हैं कि अगर जो सरप्लस प्रॉफिट होगा तो सबको बांटने, सबको डिविडेंड देने के बाद अगर उसमें से कुछ बचता है तो उस बचे हुए में से भी हम एक रेशियो डिवाइड करके उसको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको मिल जाएगा। ठीक। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू ओनली द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं उसमें केवल जो फिक्स्ड रेट डिविडेंड होता है वही मिलेगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं बताया कि ये भी क्या होता है कि जब उसमें एंटाइटल्ड होगा, वो पहले से उसमें लिखा होता है, पहले से उसमें लिखा होता है। जैसे उसमें लिखा था ना पीछे वाले में, तो वो पहले से लिखा होगा कि अगर नहीं लिखा है तो वो उसमें आएगा, अगर लिखा है तो केवल वही होगा। मतलब कि पार्टिसिपेटिंग है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है, अगर उसमें लिस्ट है कि दिस इज नॉन पार्टिसिपेटिंग तो वो हो जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो वो पार्टिसिपेटिंग में ही काउंट होगा। ठीक। अब अगला आते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक। तो कन्वर्टेबल शेयर क्या होते हैं? द होल्डर ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंजॉय द राइट टू गेट द प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू। जब प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वो कन्वर्टेबल है कि नहीं। अगर वो कन्वर्टेबल है तो जब भी चाहे वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको कन्वर्ट कर सकता है किसमें? इक्विटी शेयर्स में। कुछ कंडीशन उसमें जो लिखी होंगी उनको फॉलो करके वो उनको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक। मतलब कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो चाहे तो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। Now, अब the holder of non-convertible preference share do not enjoy this right। जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास कि कन्वर्टेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। कन्वर्टेबल में आप उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखिए। लेकिन जैसे ही जब आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इक्विटी शेयर्स वाली लागू हो जाएंगे। जैसे ही जब आपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसमें से इक्विटी शेयर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर होते थे उसमें कौन कौन से थे? पहले तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, फिर रिडीमेबल और इरिडीमेबल, फिर पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो ये हमने इनके टाइप्स पढ़े। आज हम थोड़ा ये देखते हैं कि जितना भी कवर कर पाएंगे उसमें से हमारे इनके टाइप्स क्या होते हैं जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। पहले तो हम सिलेबस कवर कर लें, इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे कि जो इसके मेरिट और डिमेरिट हैं, जो मेरिट्स और डिमेरिट हैं वो भी हम इसको थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आपका प्रेफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट इज प्रेफरेंस शेयर, वो आपका हो गया। ठीक। अब बात करते हैं हम डिबेंचर्स की। हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। इक्विटी शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया ना, इक्विटी शेयर हो गया आपका और प्रेफरेंस शेयर हो गया। ठीक। अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स को अगर देखा जाए तो ये होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र, ऋण पत्र का मतलब जैसे पुराने जमाने में वो क्या थे? साहूकार। साहूकार आपको ब्याज पर धन देते थे, एक ब्याज पर धन देते थे। ठीक है ना। जैसे अभी इस समय अगर आप बैंक में लें तो होता है एक एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट। उसमें क्या होता है कि बैंक आपको एक
डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट होगा। मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपये दिया, उसमें एक डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट होगा 5%, 6%, 7%, जो भी है उनके रूल्स हिसाब से वो आपको दे देते हैं। आपने 50,000 रुपये जमा किया और आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो भी उसका आपने लिया होगा उसमें क्या है वो उतना इंटरेस्ट लगा करके दे देंगे। बस इतना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन जब हम प्राइवेट उसमें कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी कई तरह के आ जाते हैं और उसमें फिर फीचर्स और फैसिलिटी और जुड़ जाती है। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि हमारे पास डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो डिबेंचर इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय अ लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि कंपनी आपसे कर्जा ले रही है। कंपनी आपसे कर्जा ले रही है। जैसे साहूकार से क्या होता था, कर्जा लेते थे हम और वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट लगा करके हमको दे देता था, 10%, 12%, जो भी हो। और पहले ज़माने में तो अलग ही सिस्टम चलता था, वो सैकड़े के हिसाब से चलता था। जैसे आजकल आपसे कोई पूछे कि जो ये ऋण पत्र ये होते हैं, अगर आप कभी भी प्राइवेट कंपनी में लेने जा रहे हैं लोन, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं कभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उनके जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। वो क्या बोलते हैं कि हम तो 1% सैकड़ा ब्याज लेंगे, 1% सैकड़ा ब्याज लेंगे। जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 1% पर 100। अब यहाँ पर जो 1% पर 100, तो आपको लगता है कि अरे 1% तो बहुत ही कम है, 1% इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। तो आपने कहा ठीक है भाई, हमें 1 लाख का लोन दे दीजिए, 1 लाख का लोन दे दीजिए। लेकिन याद रखिए, जब वो इंस्ट्रूमेंट आपका जो बनेगा तो उसमें जब 1% पर 100 लिखेगा तो 1% 100 में, 100 रुपए का 1%, यही जब 1,000 होगा तो अब वो सोचिए 1,000 का 1% नहीं होगा, 1,000 का 1% नहीं होगा, अब 1,000 का वो 10% बन जाएगा, 1,000 का वो 10% बन जाएगा। तो जो पहले होता था, पहले के जमाने में क्या होता था, यही होता था कि लोग ब्याज चुकाते चुकाते ही उनकी जिंदगी बीत जाती थी और कभी भी वो ब्याज पे नहीं कर पाते थे, जबकि प्रिंसिपल तो उनका बना ही रहता था। यह सिस्टम चलता था। तो जब कभी भी आप लोनिंग या सब देखें तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये तो हो गया थोड़ा कुछ इसके बारे में। अब देखते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा मनी को बोरो करने, बोरो मैंने उधार देना, उधार लेने के लिए इस्तेमाल होता है। किस पर? एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें एक फिक्स्ड रेट होगा। मान लीजिए कि आपने, कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स इशू किए, उसमें से उसने कहा कि हम आपको 5% देंगे, 9% देंगे, 8%, 10%, तो आपको केवल वही मिलेगा। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 50,000 इन्वेस्ट किया और कंपनी ने कहा कि हम इसका 10% देंगे, तो आपने 5 साल बाद, 6 साल बाद, जितने भी टाइम के लिए, उसमें टाइम भी डिसाइड होता है, याद रखिएगा, उसमें टाइम डिसाइड होता है कि कितने समय के लिए। डिबेंचर्स में टाइम होता है कि आपको कितने समय के लिए आप उसको इशू कर रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, जो भी हो। लेकिन ये होता लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सीधी बात है, जो इंटरेस्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि 1 साल से ज़्यादा ही होता है मोस्टली। मोस्टली 1 साल, लॉन्ग टर्म में तो 1 साल से ज़्यादा ही होगा। ठीक, नाउ इशू ऑफ लोन सर्टिफिकेट गिवन टू पब्लिक। मैं अभी एक सर्टिफिकेट के एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमने इनको ये डिबेंचर इशू किया है। अगर आपके घर में कभी मम्मी पापा ने देखा हो, कभी फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया हो, एफडी में कभी इन्वेस्ट किया हो, तो उसमें क्या लिखा होता है, उसमें जिस डेट को आपने इन्वेस्ट किया वो आपका नाम, अकाउंट नंबर, उसका सीरियल नंबर, सारी डिटेल ऐसे होती है। और उसमें ये लिखा होता है कि आपने, या आज की डेट में 19 जुलाई 2021 को आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 5% या 6%, 10% के रेट से आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर इतना मिलेगा। इस बात का एक सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है ना, अभी दिखाता हूं मैं आगे सर्टिफिकेट। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट्स वोट इन द कंपनी जनरल मीटिंग। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता था
कंपनी मीटिंग में वोटिंग करने का राइट, जो कंपनी मीटिंग में वोटिंग करने का राइट होता था, डिबेंचर्स होल्डर्स के पास इस तरह का कोई भी राइट नहीं होता है, उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है। जो डिबेंचर्स होते हैं इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के कॉमन मुहर होती है उसके अंडर इशू होते हैं। जैसे आप बैंक की एफडी देखें तो उसमें जो उस बैंक की एक मुहर होगी वो उसमें लगा दी जाती है, एक कॉमन मुहर वो लगा दी जाती है और आपको एक वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसका एक एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिवेंचर। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये सील लगी हुई है कंपनी का वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन, और ये सब पूरा उसके बारे में ये सब पूरा लिखा हुआ है, उसमें सबके साइंस वगैरह हैं, जो उसका प्राइस पर्सन है, ये सारा। तो अगर आपने देखा हो तो जो आपको एफडी वगैरह मिलती है लगभग लगभग ऐसी ही होती है। जो कंपनी इशू करती है, एफडी तो अपनी बैंक की होती है, लेकिन जो कंपनी इशू करती है तो कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं लगभग इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। इस जिसको बोलते हैं बॉन्ड, डिबेंचर्स को हम लोग बॉन्ड भी बोलते हैं, कंपनी बॉन्ड इशू करती है, ठीक। दीज आर द डिबेंचर्स। नाउ अब डिबेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। टाइम हो गया तो डिबेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बाकी की क्लास हम कल पढ़ लेंगे। और हाँ, जो निष्ठा भी पूछ रही थी कि 20 साल वाला, तो हम 20 साल वाला इशू कर दें कि जो भी रिडीमेबल शेयर होते हैं, जो रिडीमेबल शेयर होते हैं उसको 20 साल के अंदर अंदर आप उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। वो कंपनी को हम ये मान के चलते हैं कि आपको जो 20 साल में जो ह्यूमन लाइफ होती है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो हम मैक्सिमम टाइम 20 साल का ही देते हैं, तो इसीलिए हम उसको 20 साल का इश्यूएंस करते हैं जो प्री डिटरमाइंड। अगर आपको उसमें लाइफ टाइम का भी लिखा है तो उसमें हम यही मान के चलते हैं कि दैट यू हैव टू रिडीम दैट विद इन द 20 ईयर्स, आपको 20 साल के अंदर उसको रिडीम करना है, ठीक। So this is sources of long term sources of finance। बाकी का हम लोग कल डिसाइड करेंगे। अब अगर यहाँ पर अभी और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।